सुनते हैं जिन्नात की चाहत, खलूस और इश्क मोहब्बत की एक सच्ची कहानी। दरिया के पार की आबादी में एक छोटी सी मस्जिद थी जिसमें वो लड़का दूसरे बच्चों के साथ कुरान पाक पढ़ने आया करता था, मगर किसी को मालूम नहीं था कि वो लड़का जिन है। तमाम बच्चों में शारदी नाम की एक लड़की भी कुरान पाक पढ़ने आया करती थी। एक दिन पेश इमाम साहब ने उस बच्चे से पूछ ही लिया, बेटा तुम कौन हो और कहां से बिला नागा मस्जिद में आते हो? पेश इमाम साहब, सामने पहाड़ की दूसरी तरफ एक गांव है, मैं वहीं से आता हूँ। आप कुरान पाक बहुत ही खुश अलहानी से पढ़ाते हैं, इसलिए मैं आपके पास आता हूँ रोजाना। इससे आगे पेश इमाम साहब कुछ ना पूछ सके या पूछने की जरूरत महसूस ना की। वो बच्चा तकरीबन 2 साल तक तालीम हासिल करता रहा। 2 साल में एक दिन भी नागा नहीं था। उधर शारदी भी बराबर मस्जिद में आकर कुरान पाक की तालीम हासिल करती रही। इसी दौरान वो जिनज़ादा शारदी पर आशिक हो गया। आशिक क्यों ना होता? शारदी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। दोनों ही नौजवानी की तहरीस पर थे। यहाँ तक उस लड़के ने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया और शारदी ने भी कुरान पाक मुकम्मल कर लिया, और फिर उसने मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने के लिए आना छोड़ दिया। लेकिन वो जिनज़ादा कुरान हिफ्ज करने के लिए बिना नागा मस्जिद में आता रहा। एक दिन पेश इमाम साहब बच्चों को सबक दे रहे थे कि वो लड़का मस्जिद के अंदरूनी कमरे में गया और फिर वापस नहीं आया। पेश इमाम साहब उसको देखने के लिए कमरे के अंदर गए तो वहां कुछ भी नहीं था। इस तरह कई बार हुआ तो पेश इमाम साहब को कुछ शक होने लगा। शक वाली बात थी कि अंदर जाता लेकिन बाहर किधर से जाता है, जबकि बाहर निकलने का एक ही दरवाजा था। उसी तरह वो लड़का दोपहर के वक्त आया और सीधा कमरे के अंदर दाखिल हो गया। पहले की निस्बत अब उसका जिस्म भारी और चेहरा मुख्तलिफ लग रहा था। पेश इमाम साहब उसके पास थे, लेकिन वो पहले ही गायब हो चुका था। फिर वो शाम मगरिब के वक्त आया, वुजू किया और नमाज की तैयारी शुरू कर दी। पेश इमाम साहब उस पर बराबर नजर रखे हुए थे। अब नमाजी नमाज से फारिग हुए तो पेश इमाम साहब की पहली नजर लड़की को तलाश कर रही थी, मगर नाकाम रहे। उठकर बाहर गए मगर लड़का नजर न आया। पेश इमाम साहब का शक अब यकीन में बदल गया कि हो ना हो ये जरूर कोई और मखलूक है। उसके बाद किसी ने उसे नमाज पढ़ते नहीं देखा। फिर वो लड़का पेश इमाम साहब को कोई 1 माह तक नजर नहीं आया। उधर शारदी अपने घर में जवानी की मंजिलें तय करती हुई तकरीबन उम्र के 70वें साल को पहुंच गई थी। एक रोज शारदी अपनी बकरियां लेकर करीबी पहाड़ पर गई तो उसे वहां वही लड़का मिला जो मस्जिद में कुरान पाक पढ़ा करता था। उसे देखकर शारदी घबरा गई। वो नौजवान उसकी तरफ आ रहा था। अब वहां से शारदी अपनी बकरियां लेकर दूसरी तरफ चली गई। वहां भी वो आ गया। शारदी ने फिर अपनी बकरियां गांव की तरफ मोड़ी तो यकदम बारिश शुरू हो गई और तेज आंधी चलना शुरू हो गई। शारदी की बकरियां शारदी से जुदा हो गईं। फिर वो लड़का शारदी के करीब आकर बोला, शारदी क्यों परेशान हो? शारदी बोली, मेरी बकरियां तेज आंधी में मालूम नहीं किधर चली गई हैं, ऊपर से शाम भी होने वाली है। ये सुनकर लड़का बोला, शारदी मेरे साथ आओ, हम दोनों मिलकर तुम्हारी बकरियां तलाश करते हैं। तो शारदी ना चाहते हुए भी उस लड़के के साथ चल पड़ी। अचानक शारदी क्या देखती है कि वो एक खूबसूरत जगह पर है और उसकी बकरियां भी वहां मौजूद हैं। ना कोई आंधी है ना कोई बारिश है। शारदी कहने लगी, शाम होने वाली है, मैं बकरियां लेकर घर जाती हूँ। जब वो वहां से निकलने लगी तो फिर तेज हवा चलने लगी, जिसकी वजह से उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। फिर हवा थम गई और जब शारदी ने आंखें खोली तो देखा कि वो अपने घर के दरवाजे के करीब थी। शारदी ने घर में बकरियां बांधकर खाना वगैरह खाया और अपने कमरे में चली गई तो कमरे में अजीब दूधिया रोशनी फैली हुई थी, इस तरह जैसे ट्यूबलाइट चल रही हो। ये देखकर शारदी ने घबरा कर अपनी माँ को आवाज दी, अम्मी जान, मेरी कमरे में रोशनी कहाँ से आ रही है? माँ कहने लगी, रोशनी? तुम क्या कह रही हो? जब उसकी माँ शारदी के कमरे में आई तो वो रोशनी गायब थी। शारदी, तुम्हें क्या हो गया है? किधर है रोशनी? बल्कि यहाँ तो चिराग जल रहा है जो रोजाना जलता है। फिर शारदी कुछ घबराने लगी कि कुछ बात जरूर है। फिर काफी दिन गुजर गए। शारदी बकरियां लेकर जाती और वो लड़का बिना नामा शारदी से मिलता रहा। एक दिन शारदी अपनी बकरियां लेकर घर की तरफ आ रही थी कि बारिश जोरों की होने लगी। तमाम बकरियां बारिश से भीग गईं, मगर शारदी के कपड़े बिल्कुल भी नहीं भीगे।
अब शारदी घर में दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान और परेशान रह गई कि उसके कपड़े तो खुश हैं, आखिर इसकी क्या वजह है। किसी से शारदी ने इस बात का इजहार नहीं किया। जब कमरे में गई तो मामूल के मुताबिक दूधिया रोशनी थी और आज तो शारदी के कमरे में बहुत उम्दा किस्म की खुशबू भी आ रही थी। जब उसने एक कोने में नजर दौड़ाई तो लकड़ी के टेबल पर बेहतरीन मजेदार गरम गरम खाना पड़ा हुआ था। ये देखकर फौरन माँ के कमरे में शांति थी और माँ से कहने लगी, अम्मी जान, मेरे कमरे में गरम गरम खाना किसने रखा है। माँ बोली, मैं अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे कमरे से आई हूँ, वहां तो कोई ऐसी बात नहीं थी। जब शादी के माँ बाप कमरे में खाना देखने की गर्ज से गए तो वहां कुछ भी नहीं था। लिहाजा शादी की माँ से बाप बोला, अब शादी की शादी कर देनी चाहिए। शादी अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी, माँ बाप की आंखों का तारा थी। माँ बोलने लगी, अरे इतनी भी क्या चलती है, अभी हमारी बच्ची की उम्र ही क्या है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि इतनी जल्दी अपनी बेटी पर जिम्मेदारियों के पहाड़ को उसके सर पर लाद दो। खैर शारदी के बाप ने उसकी माँ को समझाया कि आजकल शारदी का जहन हवाओं में उड़ने लगा है, और फिर उसने बात अधूरी छोड़ दी। दरमियान में शारदी की माँ बोली, ये बात दुरुस्त है, अब शारदी के हाथ पीले कर देने चाहिए। शारदी का रिश्ता शारदी के कजन से तय हो गया। उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी के 4 रोज पहले शारदी की सख्त तबीयत खराब हो गई। उसको करीबी डॉक्टर से चेक कराया गया। डॉक्टर ने दवा दी मगर शारदी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब बारात आने में सिर्फ 1 दिन बाकी था और शारदी के माँ बाप बहुत फिक्रमंद थे कि शारदी की तबीयत इस काबिल नहीं कि उसकी शादी कर दी जाए, बल्कि वो तो ज्यादा बीमार हो गई है और ऐसे लगता था जैसे वो कई महीनों की बीमार हो। सुबह बारात आनी थी और शारदी अपनी माँ की गोद में सर रखे नींद की आलूदगी में थी कि उसको अचानक ऐसे लगा जैसे उसे कोई आवाज दे रहा है। लिहाजा शारदी अपनी माँ से मुखातिब हुई, अम्मी सुन रही हो, ये आवाज कहाँ से आ रही है। बेटी सो जाओ, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सेहत की खराबी की वजह से और कमजोरी की वजह से तुम्हें शायद वहम हो रहा है। शाम के वक्त शारदी अपनी माँ से बोली, अम्मी 1 गिलास पानी पिलाओ। ये सुनते ही माँ पानी लेने चली गई। जैसे ही माँ गई तो फौरन एक खूबसूरत लड़का हाथ में गिलास लिए शारदी से मुखातिब हुआ, ये लो पानी पी लो। कमरे में अचानक उस नौजवान को देखकर शारदी तो घबरा गई और खड़ी हो गई। तुम कौन हो। घबराओ नहीं, पहले पानी पी लो फिर बताता हूँ। घर में और भी काफी मेहमान थे, सब ये देखकर हैरान हो रहे थे कि शारदी किससे बातें कर रही है, जबकि बज़ाहिर किसी को कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इतने में शारदी की माँ पानी लेकर आ गई और बोली, शारदी पुत्र तुझे हो क्या है। माँ ये कौन है, इसे कहो यहाँ से चला जाए, मुझे इससे डर लग रहा है। तू किससे बातें कर रही है बेटी, मेरी तरफ देख और ये पानी पी ले। माँ मुझे भूख लगी है। शारदी ने अभी जुबान से भूख का लफ्ज अता ही किया था कि वो नौजवान गरम गरम खाना लेकर उसके सामने हाजिर हो गया और बोला, शारदी लो खाना खा लो। शारदी बहुत घबराई कि आखिर ये कौन है, उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। शारदी उससे काफी घबराई बातें कर रही थी और पास बैठे शारदी की माँ बाप और दीगर मेहमान बहुत परेशान हो रहे थे कि ये किससे और कैसे कैसे बातें कर रही है। एकदम ही शारदी बोली, तुम लोग सब यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तमाम अफराद उसके पास से उठकर चले गए तो वो नौजवान इंसानी शक्ल में शारदी के सामने खड़ा था। उसे देखकर शारदी डर गई और उठकर भागने लगी कि फिर ना जाने शारदी को क्या हुआ कि फौरन ही अपनी जगह पर बैठ गई। तुम कौन हो और क्या चाहते हो। घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या मुझसे मोहब्बत, मेरी तो कल बारात आने वाली है, तो क्या बारात को वापस करा दूं। वो नौजवान बोला, पर आखिर तुम हो कौन, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही अजनबी नौजवान हूँ जो तुम्हारे साथ मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने आया करता था। तुम मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी और उसी वक्त से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे कमरे में खुशबू भी मैंने खिलाई थी, तुम्हारे कमरे में गरम गरम खाना भी मैंने ही रखा था। नौजवान की बातें सुनकर शारदी गुमसुम सोचों में डूब गई। क्या सोच रही हो शारदी। मैं सोच रही हूँ कि अब मेरी शादी भला तुमसे कैसे हो सकती है। अब इस वक्त शारदी बिल्कुल तंदुरुस्त, तवाना और पुरसकून थी, जैसे उसे कोई बीमारी ना हो। ये सब कुछ उस जैन लड़के का किया कराया था। इतने में फजर की आजान का वक्त हो गया और वो शारदी से अगली मुलाकात का कहकर गायब हो गया। वो बहुत हैरान थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसने अपनी माँ को आवाज दी। माँ ने आते ही शारदी से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही थी।
फिर उसने अपनी माँ से सब कुछ साफ साफ बयान कर दिया कि मालूम नहीं वो कौन नौजवान है, मुझे तो वो कोई और ही मखलूक लगता है। कह रहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी की माँ ये सुनकर बहुत फिक्रमंद और परेशान हो गई और अब आहिस्ता आहिस्ता सुबह का जाना अरसू फैल चुका था। घर के दीगर अफराद नींद से बेतार हो गए। घर में गहमा गहमी नजर आ रही थी और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा। फिर वो वक्त आ पहुंचा। 1 घंटे बाद बारात आ गई। काजी साहब को बुलाया गया। काजी साहब अपनी जगह पर आकर बैठ गए तो चंद लोग उस पालकी की तरफ बढ़े जिसमें दूल्हा मौजूद था। मगर ये क्या, पालकी तो खाली पड़ी थी, यानी पालकी में दूल्हा मौजूद नहीं था। सारे बाराती और गांव वाले हैरान और परेशान थे कि दूल्हा कहाँ चला गया। चप्पा चप्पा छान मारा गया मगर दूल्हा गायब था। जब यह खबर शारदी को मिली तो वो घबराने लगी और समझ गई कि यह सब कुछ उसी जिन लड़के का किया धरा है। उधर तमाम खाना जो बारातियों के लिए पकाया गया था वो सबका सब देख से गायब हो चुका था। अब मजीद हैरानी भर गई। लोग सहमे हुए थे और फिर इस तंगोतों में शाम हो गई। दूल्हा ना मिला तो बारात वाले मायूस और परेशान होकर वापस अपने गांव चले गए। जब सारी बाराती और घर वाले रोते पीटते घर में दाखिल हुए तो देखा कि दूल्हा मियाँ अपने घर में सोए हुए थे और ये देखकर सबके सब घबरा गए। फिर जब उससे पूछा गया कि तुम कहाँ थे और यहाँ कैसे पहुंच गए, तुमने तो हमारी नाक कटवा दी, हमारी बहुत बेइज्जती करवाई, और अगर ये शादी तुम्हें मंजूर ना थी तो पहले बता देते। दूल्हा अब होश में आ चुका था। उसने बताया कि मुझे तो खुद मालूम नहीं कि मैं कहाँ हूँ। मुझे सिर्फ इतना याद है कि किसी ने मुझे बहुत आराम से उठाकर यहाँ लाकर छोड़ दिया और फिर गायबाना आवाज सुनी थी मैंने कि उस लड़की से अगर तुमने शादी की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, वो सिर्फ मेरी है। फिर उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा और अभी जब आप लोग आए हैं तो मुझे होश वापस आया। उधर शादी के घर वाले बहुत परेशान थे कि ये सब कुछ हमारे साथ क्या हो रहा है। जब बारात वापस चली गई तो वो जिन लड़का इंसानी शक्ल में शादी के कमरे में आया और मुबारकबाद दी। अब तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। अब शादी का डर और खौफ उस नौजवान से निकल चुका था। उसने सोचा कि अब उसके साथ नरमी बरती जाए तो ठीक रहेगा। शादी ने उससे मोहब्बत से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? दरअसल वो समझ गई थी कि इसका ताल्लुक कौम जिन्नात से है, इसलिए इससे तरीके और इखलाक से बात करनी चाहिए, वरना वो जिन कुछ भी कर सकता है। शारदी ने अपनी अक्लमंदी से उससे सब कुछ मालूम करने की कोशिश की। वो जब भी शारदी से मिलता था, शारदी एक बात जरूर नोट करती थी कि उसकी आंखों में एक अजीब किस्म की चमक रहती है। इस तरह शारदी ने उससे काफी सवालात पूछे। एक दिन शारदी का बाप कमरे में आया तो वो लड़का फौरन गायब हो गया। वो उस वक्त उससे बातें ही कर रही थी। बेटी तुम किससे बातें कर रही हो? अब्बा मैं इस लड़के से बातें कर रही हूँ, क्या आपको नजर नहीं आ रहा? किधर? बेटा मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अब्बा जी ये खड़ा है। बेटी पर मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है, चलो तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। इतने में शारदी की माँ भी कमरे में आ गई। बाप बोलने लगा, मुझे लगता है कि हमारी बेटी पागल हो गई है। ये सुनकर माँ आंसू बहाने लगी और हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरी बच्ची को ठीक कर दे। इतने में वो जिन लड़का फिर आने का कहकर उस जगह से गायब हो गया। शारदी ने अपने माँ बाप, खाला, मामू और दीगर लोगों से तफसील से बात की कि एक लड़का है पर मालूम नहीं कि कौन है, मुझसे शादी करना चाहता है। मेरा यकीन है कि वो कोई जिन है जो मुझ पर आशिक हो गया है। मुझे डर लग रहा है कि वो मुझे या मेरे घर वालों को कोई नुकसान न पहुंचा बैठे। यह सुनकर शारदी के मामू बोले, अब अगर वो आए तो उससे कहना मेरे मामू से पहले मिल लो। खैर रात का अंधेरा फैलते ही लड़का दोबारा आ गया। शारदी अचानक उठ खड़ी हुई और बोली, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मेरे मामू से मिलना होगा। यह सुनकर वो बोला, ठीक है। फिर उसने अपने मामू को आवाज दी तो उसके मामू आ गए। वो लड़का कमरे में इंसानी शक्ल में मौजूद था। तुम शारदी से शादी करना चाहते हो? जी, मैं शारदी से मोहब्बत करता हूँ, बल्कि इश्क करता हूँ। शारदी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम शारदी से वाकई मोहब्बत करते हो और शादी की ख्वाहिशमंद हो तो इसका सबूत देना होगा। इसके लिए हमारी एक शर्त है, अगर तुमको हमारी शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना तुम दोबारा शादी से शादी की जिद नहीं करोगे और ना ही तुम उसे तंग करोगे। मुझे एक नहीं, आपकी हर शर्त मंजूर है। आप अपनी शर्त बताएं। जिनजादे की हिम्मत और हौसले को देखते हुए मामू बोले, तुम एक रात में मेरी भांजी के लिए एक खूबसूरत किला तामीर करोगे। अगर तुम आज़ान फजर से पहले पहले किला तामीर ना कर सके
तो दोबारा शारदी से शादी की जिद नहीं करोगे और शर्त हार जाओगे। मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। अगर मैं ये शर्त हार गया तो मेरा वादा है कि मैं शारदी से बिल्कुल राब्ता नहीं रखूंगा, बल्कि उसकी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा। शारदी के मामू से ये अल्फाज कहकर वो गायब हो गया। शारदी ने घबराए हुए लहजे में अपने मामू से मुखातिब होकर कहा, अगर ये शर्त जीत गया तो फिर आपको अपनी शर्त माननी पड़ेगी, फिर क्या होगा? शारदी का मामू बहुत समझदार और अक्लमंद था। उसने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं जानू और मेरा काम, अल्लाह ताला कोई न कोई सूरत जरूर निकालेगा। जब रात का अंधेरा हर सो मुसल्लत हो गया, रात के 8 बज चुके थे और किले की तामीर का काम शुरू हो चुका था। देखने वालों की जुबानी मालूम हुआ कि किले की तामीर बदस्तूर हो रही थी। बड़े बड़े पत्थर और सारी चीजें उस जगह रखी थी, मगर तामीर करने वाले नजर नहीं आ रहे थे। राहगीर भी हैरान और परेशान थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। किले की तामीर जारी थी कि अचानक शारदी के मामू को ख्याल आया। जब उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 4 बज चुके थे, मगर किले की तामीर जोरों शोर से जारी थी। शारदी का मामू फौरन मस्जिद में गया। उसको पता था कि अब मैं थोड़ी देर बाद शर्त हार जाऊंगा, और ये सोचकर शारदी का मामू बहुत परेशान हुआ। खैर, उसने फौरन वुजू किया और लाउड स्पीकर में अजान फजर दे दी। अजान का सुनना था कि तमाम जिन जिस हाल में और जहां जहां काम कर रहे थे वहीं पर काम छोड़ा और सबके सब वहां से गायब होकर चले गए। उधर जब पेश इमाम साहब ने घड़ी में टाइम देखा तो कहा, किस नामाकूल ने वक्त से पहले ही आजान दे दी। अब पेश इमाम साहब को सब कुछ मालूम हो गया। उन्होंने वुजू किया और वक्त मुकर्ररा पर आजान दी। पेश इमाम साहब भी अक्लमंद इंसान थे। खैर, सुबह का उजाला जब हरसू फैल गया तो वो खूबसूरत चीन लड़का इंसानी शक्ल में नमूदान हुआ। उसे देखकर शारदी डर गई। डरो नहीं, मैं तुम्हारा आखिरी दीदार करने आया हूँ। मुबारक हो तुमको, तुम शर्त जीत गई हो और मैं हार गया हूँ। वादे के मुताबिक मैं तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर जा रहा हूँ। अगर मेरे लायक कोई खिदमत भी हो और किसी भी वक्त में मेरी जरूरत पड़े तो मुझे फौरन किले वाली जगह पर जाकर आवाज देना। मेरा नाम लिखकर, मेरा नाम हसान है, मैं खिदमत के लिए हाजिर हो जाऊंगा। और जब तक तुम्हारी औलाद इस दुनिया में रहेगी, कोई भी जिन तुम लोगों को तंग नहीं करेगा, और मैं बगैर तुम्हारी इजाजत के कभी इस इलाके की तरफ रुख नहीं करूंगा। तुम्हारा शहर और किला तुम्हें मुबारक हो। ये कहकर जिन लड़का गायब हो गया, उसकी आंखों में नुमाया तौर पर आंसू नजर आ रहे थे। शारदी ने उसी वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया और सजदे में गिर गई। और जब ये तमाम बातें घर वालों को मालूम हुई तो घर के सारे अफराद बहुत खुश हुए। चंद दिन बाद शारदी डरती डरती किले की तरफ गई तो किला देखकर हैरान और परेशान रह गई कि बहुत ही खूबसूरत किला अपनी जगह मौजूद था। शारदी सोचने लगी कि काश अगर ये किला किसी इंसान ने मेरी मोहब्बत में बनाया होता तो कितना मजा आता। पूरे गांव बल्कि आसपास के इलाके के बेशुमार लोग किला देखने के लिए आए तो देखा कि किला वाकई मुकम्मल हो चुका था। अगर कमी रह गई थी तो सिर्फ और सिर्फ किले की छत, जो कि मुकम्मल होने से रह गई थी। दूसरी बात, ये किला इतनी महारत से तामीर किया गया था कि जो एक दफा किले को देख लेता उसे हैरान की लाजमी होती, क्योंकि बनाने वालों ने बनाया ही अजीबो गरीब था। उसकी 4 दीवारें थीं और उन दीवारों में 4 बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल हुए थे। नक्शो निकार बहुत खूबसूरत बनाए गए थे। ना मालूम इतने अच्छे और खूबसूरत पत्थर कहाँ से तलाश करके लाए गए थे। यह खूबसूरत और लाजवाब किला आज भी उसी तरह मौजूद है। ना उसमें कोई इजाफा हुआ और ना कोई कमी वाक़ हुई। जहां जहां और जैसे जैसे इस्तेमाल किए पत्थर रखे थे, आज भी वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। यह किला एक जिन जाते ने एक आदम जाति के इश्क में मुब्तला होकर तामीर किया था। अगर यह हकीकत सुनने वालों को कोई शक हो तो वो ये किला अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये किला आजाद कश्मीर के दारुल खिलाफा मुजफ्फराबाद से 180 किलोमीटर के फासले पर वादी नीलम में वाक़ है।